बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वेक्टर्स के पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स के वाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट डू यू नो अबाउट वेक्टर्स एंड हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, यानी कि वेक्टर्स क्या होते हैं, क्या जानते हैं आप वेक्टर के बारे में, और वेक्टर को हम ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो the physical quantities that completely described by magnitude with proper unit and directions are called vectors। यानी कि वेक्टर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताती हैं और डायरेक्शंस के बारे में बताती हैं। अब जबकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने स्केलर में पढ़ा था कि जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो जस्ट ओनली मैग्नीट्यूड्स बताती, जस्ट गिव्स मैग्नीट्यूड, वो डायरेक्शंस को शो नहीं करती। अब वेक्टर्स कौन कौन सी क्वांटिटी, जिस तरह से हमारे पास फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज है ये वेक्टर्स क्वांटिटीज, फोर्स है, एक्सेलरेशन, मोमेंटम वगैरह। अब उसको ग्राफिकली वेक्टर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विद एरो हेड। अभी हम इसको बताते हैं। ये देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर ए, तो वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला इस एरो लगा देते हैं, ठीक है, और ये उसको मैग्नीट्यूड यानी कि डायरेक्शन को शो कर रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वेक्टर ए है, इस तरह से ए वेक्टर। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके ऊपर एक छोटा सा एरो लगा देते हैं ताकि ये हमारा वेक्टर को शो करे। अगर खाली इस तरह से ए होता तो वो एक स्केलर होना था। तो ये हमारे पास वेक्टर्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू नो अबाउट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिस्क्राइब इट्स सिग्निफिकेंस। और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके अंदर हम अपनी वेक्टर्स को ड्रा करते हैं। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन ये है कि द लाइंस व्हिच आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ईच अदर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। वो वाली लाइन जिस तरह से हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक जी एक्सिस होता है। तो जो वो लाइंस जो है हम परपेंडिकुलर एक दूसरे के ड्रा करते हैं, तो उस कोऑर्डिनेट्स को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक एक्सिस बोलते हैं। जिस तरह से एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। फॉर एग्जांपल ये देखें हमारे पास एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये देखिए 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। राइट साइड पे हमारे पास एक्स है, एक हॉरिजॉन्टल, जबकि वर्टिकली हमारे पास वाई है। इसको हम 2 डायमेंशनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जस्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 है, एक वाई है और ये एक एक्स है। अगर हमारे पास जी होता तो ये हमारा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होना था। अब यहाँ पर ये देखिए ये एक ओरिजिन है, ये वाली जो नजर आ रही है ये हमारे पास एक ओरिजिन है। ओरिजिन यहाँ पर ओ लिखा हुआ है। अब ओरिजिन क्या होती है? ओरिजिन एक रेफरेंस पॉइंट होता है जो कि एक बॉडी की लोकेशन को बताता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे अगर हमारी कोई बॉडी वाक़या है, इस पॉइंट पर अगर कोई मोशन है तो वो डिस्कस कर रही है कि ये एक बॉडी एक्स वाई प्लेन में है, यानी कि 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक एक्स है एक वाई, दो इन इस प्लेन्स के अंदर एक हमारी लोकेशन वाक़या है। तो वो लोकेशन ये इस के थ्रू आप इस पॉइंट के थ्रू देख सकते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा ओरिजिन कहलाता है। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक पॉइंट P इन एक्स वाई प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स ए बी। यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसको हम ए का नाम दे लें और इसको और वर्टिकल को बी का नाम और हॉरिजॉन्टल को ए का नाम दे दें। तो एक पॉइंट P in xy plane is represented by coordinates a b. This notation means if we start at origin can reach point P by moving a units along positive x-axis and b units along the positive y-axis। अब पॉजिटिव वाई एक्सिस जो है ऊपर की जानब होता है, जबकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नीचे होता है वो नेगेटिव वाई होता है। राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है जबकि लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर वो बात यही कर रहा है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पॉइंट पी है, तो हम मूव कर रहे हैं एक राइट साइड एक्स पॉजिटिव की जानब और वाई पॉजिटिव की जानब। तो ये वाला पॉइंट यानी कि इतना हमने एक्स इधर इतना मूव किया जबकि ऊपर वाई इतना, तो इस पॉइंट पर हमारी लोकेशन वाक़या है। तो ये वाले पॉइंट हम देखो वेक्टर के जरिए डोनेट कर रहे हैं। ये वेक्टर जो एक पिंक कलर का जो एरो नजर आ रहा है, ये हमारी लाइन जो है ये एक वेक्टर है, डी वेक्टर। तो ये तो हमारा 2 डायमेंशनल। तो इस तरह से अगर हमारा हो 3 डायमेंशनल, तो ये देखिए 3 डायमेंशनल हो तो एक एक्सिस और आ जाता है। अब एक्स वाई सी यानी कि 3 हमारे पास एक्सिस है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 3 डायमेंशनल को। तो यहाँ पर देखो तो हमारा जो पॉइंट है इस लोकेशन के ऊपर, ये पिंक कलर का जो हमारी वेक्टर है, ये अब जो पॉइंट है ओरिजिन शो कर रही है 3 एक्सिस यानी कि ए बी सी। लोकेशन जो शो कर रही है वो 3 एक्सिस के अलोंग है।
अब एक बात इधर एक और भी है कि जो हमारा देखें, द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर पी, यहाँ पर हमारा जो पोजीशन वेक्टर है ना, उसकी जो डायरेक्शन है इज डिस्क्राइब्ड बाय एंगल which is a presented line of vector makes positive x-axis in anti-clockwise direction। ये देखें हमारे पास, ये देखिए ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एक क्लॉक, यानी कि बात कहने का मकसद ये है कि हमारा जो ये वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये एक एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हम इसको एक पोजीशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम एक एंगल थीटा का नाम देते हैं। जिस तरह से ये देखें, ये वाला एंगल अल्फा है, इस तरह से ये बीटा और ये गैमा। जब 3 डायमेंशनल होगा तो हमारे पास 3 एंगल होंगे, 2 डायमेंशनल होगा तो अल्फा बीटा 2 एंगल ही होंगे। तो ये हमारा एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम था। तो जस्ट ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, डिस्क्राइब द हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल क्या होता है? हेड टू टेल रूल का मतलब होता है कि अगर हमारे पास डिफरेंट वेक्टर्स हो तो एक वेक्टर का हेड और दूसरी वेक्टर का टेल हम आपस में जोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 वेक्टर, एक वेक्टर ए है, इस तरह से देखिए हमारे पास है एक ब्लू कलर की ये वेक्टर ए है, जबकि एक ग्रीन ये वेक्टर बी है। अब वेक्टर ए जहां पर एंड होती है वहां से वेक्टर बी आपने स्टार्ट करनी है। वेक्टर ए जिस तरह से ये देखिए इसका टेल इधर है और हेड इधर है। अब जहां से हेड खत्म हुआ है तो उधर से आपने नेक्स्ट वेक्टर की टेल स्टार्ट करनी है। तो इधर से टेल अगर देखें तो यहाँ पर उसका हेड आता है। तो हेड टू टेल रूल का मतलब ये होता है कि हेड को टेल से मिलाना होता है। ये 2 वेक्टर्स थे। अब जब ये 2 वेक्टर्स थे तो इनका अगर रिजल्टेंट देखें तो रिजल्टेंट आपने अपने फर्स्ट वेक्टर जो फर्स्ट था हमारा ए था उसकी टेल से सेकंड की हेड से इसको मिला देना। तो जस्ट एरो यहाँ पर रिप्रेजेंट करना। तो ये हमारा एक रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट का मतलब ये होता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट यानी कि दोनों को ऐड कर दें, ए प्लस बी इज इक्वल टू आर। तो ये हमारा एक रिजल्टेंट वेक्टर को शो कर रहा है ये। तो ये भी इधर भी ये लिखा था, वेक्टर्स कैन बी एडेड ग्राफिकली बाय हेड टू टेल। हम हेड टू टेल से इसको ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। ये देखिए प्लेस टेल ऑफ वेक्टर बी ऑन द हेड ऑफ वेक्टर ए। जस्ट उसके हेड के साथ उसको टेल को आपने करना है। उसके बाद ड्रा वेक्टर, एक थर्ड वेक्टर आपने ड्रा करना जिसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगी। तो जस्ट आपने एरो को ज़हन में रखना है कि एरो जो होता है वो नेक्स्ट वेक्टर जो लास्ट वेक्टर होगा ना उसके हेड के साथ आपने इसका हेड मिलाना है। तो ये हमारा था हेड टू टेल रूल। तो देखें इंपॉर्टेंट नोट इसमें ये होता है कि a प्लस बी इज इक्वल होता है b प्लस ए। वेक्टर एडिशन के अंदर ये हमारे पास देखें, अगर ये वेक्टर a है और साथ में इसका वेक्टर a, जब इसका रिजल्टेंट है, अगर हम वेक्टर b को पहले लिखें और वेक्टर a को बाद में लिखें तो इनका जो सोल्यूशन है वो सेम ही आएगा। ये एक लॉ होता है वेक्टर के अंदर, इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो बात एक ही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है कि इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू स्केलर क्वांटिटी। तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को आप स्केलर क्वांटिटी में ऐड नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन यू ऐड 0 टू नल वेक्टर। तो इसका आंसर भी नो है। क्यों? क्योंकि जो 0 है हमारा वो है एक एक स्केलर। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी को हम वेक्टर के अंदर नहीं ऐड कर सकते, सो 0 एक स्केलर है, तो नल वेक्टर में हम इसको ऐड नहीं कर सकते। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, व्हाट डू यू नो अबाउट रिजल्टेंट वेक्टर। तो जिस तरह से मैंने पहले बताया कि रिजल्टेंट वेक्टर वो होता है कि जब आप हेड टू टेल रूल की मदद से डिफरेंट वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनका जो रिजल्ट लेते हैं, एक लाइन कहते हैं, फर्स्ट की टेल के साथ और लास्ट के हेड के साथ जो एक लाइन आती है तो उससे हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। वो तमाम का एडिशन होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये देखें 4 वेक्टर है। वेक्टर ए यहाँ से लेकर हमारे पास है यहाँ तक, ये वेक्टर ए है, वहां से बी स्टार्ट हुई क्योंकि हेड टू टेल रूल के मुताबिक हेड के साथ आगे टेल नेक्स्ट वेक्टर की। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास ये वेक्टर बी है और इसके हेड के साथ आगे जो टेल वेक्टर सी की, वहां से आगे डी की। तो ये हमारे पास 4 वेक्टर्स। अब रिजल्टेंट वेक्टर ये होता है कि यहाँ से हम फर्स्ट टेल के साथ और लास्ट को हेड के साथ एक वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं जो कि रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। तो उन तमाम वेक्टर्स का सम होता है। ये देखिए रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, तो आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इससे ग्राफिकली से रिप्रेजेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स, कैन देयर सम बी 0। तो इसका आंसर भी है नो, क्योंकि हम जब वेक्टर्स को यानी कि ऐड करते हैं या उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी अगर मैग्नीट्यूड्स इक्वल होती हैं, अगर हम उनको ऐड करते हैं
सम अगर है उनका, तो एक वेक्टर एक डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका सम तब ही 0 होगा जब उनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। अगर उनकी मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो उसका कोई ना कोई आंसर आएगा, वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, द वेक्टर सम ऑफ थ्री वेक्टर गिव अ जीरो रिजल्टेंट, व्हाट कैन बी ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर। कहता है अगर 3 वेक्टर हों, आपके पास अगर 3 वेक्टर हों तो उनका सम 0 करना है, हमें रिजल्टेंट 0 लाना है, तो किस तरह से उसकी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कि उनका सम जो है वो 0 आ जाए। तो ये देखिए, लेट्स सपोज हमारे पास है 3 वेक्टर्स, एक वेक्टर ए है, एक बी है और एक सी। आप जस्ट इसको परपेंडिकुलरली हम इसको ड्रा करें तो उनका सम 0 आ जाता है। वो 0 इस तरह से आता है, देखिए हमारे पास है एक एक फर्स्ट वेक्टर ए है, यानी कि उसकी डायरेक्शन जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है फर्स्ट वेक्टर की। तो यहाँ से उसका यानी कि टेल शुरू होती है वेक्टर्स बी की, तो वो बी जो हमारे पास वेक्टर है तो वो यहाँ पर जाती है। तो इसका मतलब है जो सी वेक्टर होगी, जब हम रिजल्टेंट करते थे ना, तो हम फर्स्ट की टेल के फर्स्ट की टेल से और सेकंड को हेड से मिलाते थे। तो यहाँ पर आपने जस्ट उल्ट कर देना है, आपने सेकंड जो वेक्टर लास्ट वेक्टर थी उसको टेल के साथ, जबकि फर्स्ट वेक्टर का हेड, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जब करेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये नेगेटिव होगा। पहले हम कहते थे ए प्लस बी, जब a प्लस बी करते थे तो दोनों वेक्टर, फॉर एग्जांपल a हमारे पास 50 है तो b भी 50 है, तो 50 प्लस 50 100 हो जाता था। अब हमारे पास है सेकंड को हमने लास्ट वेक्टर को टेल से मिलाया जबकि फर्स्ट के हेड से, तो इसका मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, हमें जीरो रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो जीरो रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह से ही आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि c इज इक्वल टू a प्लस बी, देखो दोनों वेक्टर जो है ये सेम है। जब रिजल्टेंट आपने 0 लाना है तो ये आपको बात ध्यान में रखनी होगी कि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल सेम, ये भी एक वेक्टर जितनी है इतनी ही इसकी मैग्नीट्यूड भी बी की हो। अब यहाँ पर जस्ट नेगेटिव आएगा a माइनस बी, क्योंकि ये c जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है a माइनस बी जब 50 माइनस 50 यानी कि 0 हो जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट हमारा 0 आ सकता है। जस्ट हमें करना क्या है, इनको ऑपोजिट, यानी कि c जो है, ये देखें हेड ऑफ c कोइंसाइड विद द टेल ऑफ a, ये देखिए हेड ऑफ सी जो वेक्टर है इसका हेड जो है वो टेल ऑफ ए के साथ मिला दे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है, सपोज द स्लाइड साइड्स ऑफ क्लोज्ड पॉलीगॉन रिप्रेजेंट वेक्टर अरेंज हेड टू टेल, व्हाट इज द सम ऑफ दीस वेक्टर्स। हमारे पास एक पॉलीगॉन है, यहाँ पर देखें तो ये भी सेम उसी तरह है कि फर्स्ट हेड टू टेल रूल के साथ इनको ऐड किया गया है, जबकि इनको ऐड करते हैं तो हमारा सम है 0 आता है। इधर भी सम इसलिए 0 आता है क्योंकि हमारे जो ये वेक्टर्स हैं इस तरह से अरेंज किए हुए हैं कि अगर इनको ऐड करेंगे तो ये देखें एक हमारे पास 3 इधर है और बाकी ये 2 इधर, ये देखें 2 इधर, देखें तो ये एक राइट साइड पर डायरेक्शन है जबकि इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो इनको जब ऐड करेंगे तो हमारा सम इनका भी 0 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 एक हमारे पास है, देखिए हमारा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है कि टू वेक्टर्स टू बी कंबाइंड हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन। हमारे पास कुछ दो वेक्टर्स हैं, एक की मैग्नीट्यूड 60 है जबकि दूसरी की 35। कहता है कि पिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम अ गिवन बिलो, जो हमारे पास ये आंसर गिवन है इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है और क्यों करेक्ट है। अब देखें, हमने देखना है कि वो कहता है टू वेक्टर्स टू बी कंबाइंड, जब दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, यानी कि 60 है तो प्लस 35, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 60 प्लस 35 तो हमारा आंसर आता है 95। तो ये आंसर भी नहीं है इधर। तो अगर उसके बाद अगर देखें तो फॉर एग्जांपल अगर वो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो, यानी कि एक ही डायरेक्शन जो है वो राइट साइड पे, दूसरी की लेफ्ट साइड पे, तो इसका मतलब हम उसको यानी कि माइनस करेंगे, तो 60 माइनस 35 भी करें तो हमारा आंसर 25 आता है। तो हम आंसर अगर देखें तो 25 और 95, 95 और 25 के दरमियान हमारा आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें तो एक है 100 न्यूटन। अब 100 न्यूटन तो हो नहीं सकता, हमने देखा 95 से बड़ा तो नहीं हो सकता, यानी कि हमारी उसकी अगर देखें तो जो मैग्नीट्यूड है तो अगर इनको कंबाइन करें तो वो 100 से लेस होगी, तो 100 जो है वो नहीं आंसर आ सकता, इसलिए 20 भी नहीं आ सकता। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 70। 70 इसलिए है क्योंकि हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो इनके दरमियान लाई कर रहा है। 20 तो नहीं हो सकती कि हमने देखा जो अगर नेगेटिव भी करें तो 25 बनता है। अब 25 और 95 के दरमियान जो आंसर है वो 70 आता है, तो सो 70 करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन, एडिशन और इससे आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।